अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। उम्मीद है कि जनाब आप ठीक जा रहे होंगे। और गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि अभी पीएमएस पंजाब की भी बहुत करीब धूम है कि वो भी शुरू हो जाएगा। पीएमएस केपीके का भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 18 को होने जा रहा है और सीएसएस जो है उसमें भी तकरीबन कुछ 6 महीने रह गए हैं। तो हमारे बहुत ही मोहतरम एचआर गुरु हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के मतलब आपको पता है, सर गुलाम हुसैन माशाल्लाह से पीएमएस ऑफिसर हैं और इंग्लिश के लेक्चर भी रह चुके हैं, हमारे इंग्लिश के गुरु हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश पे, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्यूरीज आई। तो ये हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश में जो हम करवाएंगे क्या। मतलब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हम पे उससे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये उनकी हेल्प के लिए है। तो सर ओवर टू यू, स्ट्रक्चर क्या है जो बेसिक इंग्लिश का आपका जो कोर्स है, उस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है? सर वो हम क्योंकि गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पे ट्रिब्यूट टू योर होल टीम कि आपने 50K जो है वो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू और ये सर। हमारी कलेक्टिव एफर्ट है। गांव में हमारे साथ एक मशहूर होती है कि हम जब घर बनाने लगते हैं ना, तो हम उसके लिए पहले ईंटें बनाते हैं। ईंटें मिट्टी वो गूंथते हैं, फिर उसकी ईंटें बनाते हैं, फिर उसको भट्टी में पकाते हैं। पहले पुराने दौर में भट्टियों को लोग खुद अपनी आप बना देते। बिल्कुल सही। तो फिर वो ईंटें पका के तो फिर हम जो है ना वो घर के बड़े 2-3 इकट्ठे होते हैं और फिर नक्शा बनाते हैं, समझाते हैं मिस्त्री को कि जी ऐसे ऐसे अपने घर बनाना है। सही है। हमारे यहाँ घर पहले बनने लग जाता है, ईंटें नहीं बनती। सही है। ठीक है। ठीक है। मेरा तमाम जो में जितने बैचेस आपके साथ तकरीबन मैं 10 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। जितने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं, मेरी प्राइम जो इम्पोर्टेंस है ना सर, वो वोकेबलरी के ऊपर होती है। अनलेस अनटिल वी आर अवेयर विद द वोकेबलरी वी आर अनेबल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। ठीक है। एक सेंटेंस बनाने में हम बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं अगर हम वोकेबलरी को नहीं जानते। इसमें सर क्योंकि ये 3 माह का कोर्स है, जैसे आपने डिज़ाइन किया है इसको, इसमें पूरे 3 माह में मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिक्शनरी दे दूंगा और लफ्ज़ों का एक पलंदा दे दूंगा कि आप इसको याद करें। नहीं, हम 5 से 10 लफ्ज़ रोज़ाना करवाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका यूजेज क्या है। जिन बच्चों के पास सोर्सेज नहीं है, अच्छा मज़े की बात है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज आ गए हैं और बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ें और किसको फॉलो करें। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं होता चीज़ों को। अब मुझे एक बच्चा बता रहा था कि मेरे पास तमाम PDF बुक्स हैं, लेकिन PDF तो बहुत पढ़ी हुई। ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है सर, ये आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए है। हम वोकेबलरी, मेरा वादा है उन तमाम स्टूडेंट से, 3 माह के अंदर मैं 3000 वर्ड्स पढ़ाऊँगा भी सही, समझाऊँगा भी सही, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बताऊँगा और उसके बाद उसका टेस्ट प्रॉपरली टेस्ट होगा। फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, हर 15 दिन बाद जो हम पढ़ाएंगे उसका सारा टेस्ट होगा। उसके बाद सर जब हम वोकेबलरी की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी लफ्ज़ हम पढ़ लेते हैं फिर हम बाद में भूल जाते हैं। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। पिछले हम जो CSS का और PMS का एग्ज़ाम आया था, उसमें जो वोकेबलरी आई थी, CSS के एग्ज़ाम में 20 नंबर की वोकेबलरी है। 20 नंबर की तो चलो वो हो गई। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स का वोकेबलरी नहीं कहते, वोकेबलरी है। ठीक है, वो भी वोकेबलरी में आता है। ऑलमोस्ट 30 नंबर जो हैं वो CSS में है और इसी तरह 20 मार्क्स जो हैं वो PMS में है। 50 नंबर की आपकी तैयारी होती है वोकेबलरी पे, जिस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। बिल्कुल सही। ठीक है सर, इसकी बेसिक हम यहाँ से चलेंगे कि हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वर्ड का, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें प्राइमरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स हम कैसे बनाते हैं। और उसके बाद वर्ड की हिस्ट्री होती है जिसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं, कि बेसिकली अब एक वर्ड को पढ़ रहे हैं तो उसको हम निकालें तो सही कि उसकी रूट कहाँ से निकल रही है, उसकी ओरिजिन कहाँ से है। जब ओरिजिन पता चल जाती है ना सर, जब रूट वर्ड आपको पता चल जाता है, उस एक वर्ड से आप ऑलमोस्ट 23 वर्ड्स बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स में, एडवर्ब्स में, नाउन में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में। ठीक है। उसके अलावा सर हमारा जो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, वर्ड्स को कंबाइन करते हुए हम एक ग्रेजुअली स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, सिंटैक्स जिसको कहते हैं, कि हम पहले फ्रेजेस पढ़ते हैं,
सही है। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, सारी प्रोनाउन फ्रेज क्या होती है, सारी फ्रेजेस जब बच्चे को पता चल जाएगा कि अच्छा ये फ्रेज फलां फ्रेज होती है, इसको कैसे फॉर्म करते हैं, अब वर्ब फ्रेज है उसको इस्तेमाल कैसे है कहाँ पे। उसके बाद फिर हम सिंपल सेंटेंस क्लासेस की जो टाइप्स हैं और साथ में सिंपल सेंटेंस, फिर हम सेंटेंसेस की टाइप्स की तरफ जाते हैं। सही है। असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, पैरेटिव सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके साथ साथ फिर हम सेंटेंसेस की टाइप्स करके तो हम उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं ये बात बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर से पहले नहीं पढ़ाता, और बेसिक में मैंने इसको उसी लेवल पर रखा है। सही है। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, तो ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से जब हम उनकी प्लेसमेंट लोकेट करते हैं तो वो ईजी बन जाता है। ठीक हो गया। हम सेंटेंस का फिर जब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में फिट करते हैं तो फिर हमारे लिए वो आसान हो जाता है। और इंडिविजुअली क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें मतलब एक एक जो पार्ट है उसको एक एक लेक्चर, दो लेक्चर पे डिवाइड करना पड़ता है, तो उस तरह से उसको हम एक एक को करके तो हम पढ़ते हैं। उसके साथ सर जब हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा मुकम्मल हो जाता है, देन कम्स द वेरी क्रूशियल पॉइंट। वो पॉइंट ये होता है कि प्लेसमेंट कब करनी है। अब एडवर्ब है तो एडवर्ब की प्लेसमेंट कहाँ होनी है। एडवर्ब मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, इंटेंसिटी है, मैनर है, टाइम है, प्लेस है। तो उसको आप प्लेस कहाँ करेंगे सेंटेंस में। सही है। अगर 3-4 किस्म के एडवर्ब इकट्ठे आ जाए एक सेंटेंस में तो उनकी प्लेसमेंट किस तरतीब से होगी, इसको हम कहते हैं करेक्शन, कॉमन एरर्स। एडजेक्टिव के, नाउन के, और नाउन वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है, जितने भी मतलब हम डिसऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रक्चर्स को या हम प्लेसमेंट डिसप्लेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे कॉमन एरर्स में। पहले तो हम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये तमाम जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें रूल्स के साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी होगी। ठीक है। और फिर उसका सब्सिक्वेंट टेस्ट भी होगा। गुड हो गया। उसके बाद सर हमारे आ जाते टेंसेस। टेंसेस के फार्मूले सबको आते हैं, मेरे जितने स्टूडेंट हैं मेरे पास सबको आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि टेंस कंसिस्टेंसी का पता है, टेंस सीक्वेंस का पता है कि एक टेंस के फ़ौरन बाद दूसरा टेंस कौन सा इस्तेमाल होना है। इवन हमारे बच्चों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ा होता है तो भी पता नहीं होता कि एक टेंस के बाद दूसरा टेंस कब आना है। सही है। और कौन सा टेंस इस्तेमाल होना है। यूसेज इसका सर मूड और केस हम डिस्कस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका टेस्ट भी लेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन है सर, आर्टिकल है। पंक्चुएशन आपको पता है CSS में 5 नंबर का सवाल है, और ओवरऑल देखा जाए आपके ऐसे में भी आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, आपके प्रेसी में भी आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, और बाकी सारी चीज़ों में। उसके साथ साथ जो है आपकी वॉइसेस होगी, नरेशन होगी। ये हमारा 2 माह का प्लान है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है एडवांस लेवल जो कि आखिरी महीना होगा, और उसमें हमारी टोटल कंपोजिशन होगी। ये सारा पोर्शन जो मैंने आपको बताया है ये वोकैबुलरी और ग्रामर का है। इसके बाद जो है हमारा पोर्शन आएगा कंपोजिशन का, जिसमें हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल में हमें एक और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। चले, वंडरफुल। इसमें सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो हम लफ्ज़ से लेकर बच्चों को पैराग्राफ तक लेके जाएंगे। मतलब उनको पहले हम लफ्ज़ की बुनत बताएंगे, फिर उन्होंने सेंटेंस कैसे बनाना है, फिर उससे पैराग्राफ कैसे लिखना है। अच्छा, अब इसमें सर ये किससे रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये कोर्स करने के बाद जो है बच्चे वो CSS के, PMS के एग्ज़ाम में इमीडिएटली बैठ सकते हैं, या कि उनको फर्दर अभी तैयारी फिर नहीं सर, इसमें इमीडिएटली तो नहीं बैठ सकेंगे बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं जिनकी बेस बहुत वीक होती है, या ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस या इतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता लैंग्वेज के साथ, तो मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा कि फ़ौरन बैठें। एडवांस कोर्स अगर वो मुकम्मल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको मैं मशवरा दूंगा कि हमारा जो रेगुलर सेशन है उसको अटेंड करें, जो कि प्योरली CSS से रिलेटेड होता है। ये जो है ये बुनियाद है, बेसिक है। बिल्कुल ठीक। जो बच्चा डायरेक्टली CSS की तैयारी करता है तो उसे फील होता है कि यार मेरी फ़लाँ चीज़ जो है वो उसमें वीकनेस है, या फ़लाँ चीज़ में मुझे मसला आ रहा है,
तो हमारा ये जो कोर्स है ये एक ग्राउंड बेस तैयार करेगा, फंडामेंटल्स उनके जो है उसको फाउंडेशन जो है उसको बेहतर करता फिनिशिंग के लिए। फिर अगर आप इसके बाद ये भी हो सकता है सर, मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि अगर आप कंपोजिशन वाला मंथ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद इस काबिल हो सकते हैं कि आप फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है। वो अगर प्रैक्टिस टेस्ट भी हमारे 10-15 टेस्ट कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो बैठ सकता है एग्जाम में। चले क्योंकि कुछ बच्चों का होता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो जल्दी पिक करते हैं चीज़ों को, वो जल्दी इम्प्रूव कर लेते हैं अपनी राइटिंग को। तो उनके लिए तो यही मशवरा है कि वो कंपोजिशन वाला करने के बाद कोई एक सेशन ले लें मॉक्स का, टेस्ट का, उसके बाद वो बैठ सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स, ऑब्वियसली वो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है 0315777360 उस पर वो रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें रीडिंग का भी तो पार्ट है ना? आपने रीडिंग के मुताबिक नहीं बताया। Exactly. मेजर दो हिस्से हैं, एक साइड पे तो राइटिंग आ गई, दूसरी साइड पे सर रीडिंग है। तो रीडिंग में आप क्या चीज़ें रीड करवाएंगे? सर मैं ये बताऊँ कि जब हम लैंग्वेज को एज आ स्किल देखते हैं, एज आ सोसाइटी में हम इसको बतौर एक ऐसा टूल देखते हैं जो सोशलाइजेशन से सीखा जाता है, तो उसमें ये बड़ा इम्पैक्ट है कि रीडिंग जो है अल्टीमेटली रिजल्टेंट है राइटिंग की। अगर आप रीडिंग नहीं करते तो फिर आप लिख भी कुछ नहीं सकते, आपके आइडियाज़ नहीं होते। ठीक है, आप ब्लास्ट कर जाते हैं। जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपके आइडियाज़ महदूद होते हैं, वर्ड्स तो आपके पास होते हैं लेकिन आइडिया नहीं होता, तो फिर आप वहीं एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। तो इसके लिए सर जो रीडिंग का हमारा कंपोनेंट है वो मेरा है कि मैं 100 पेजेस जो है ना बच्चों को पढ़ने के लिए दूं फोर्टनाइटली, मतलब 2 हफ्ते में मैं उनको मतलब पर वीक 50 पेजेस में उनको पढ़ने के लिए सही है, जिसमें मतलब 10 पेज हो सकते हैं या 7 पेज या 6 पेज हो सकते हैं रोज़ाना के। ठीक है। उसमें सर आर्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें रिसर्च पेपर हो सकता है, और उसमें शॉर्ट बुक्स हो सकती हैं। ठीक है। शॉर्ट बुक्स मतलब लेंथी बुक्स हम नहीं देंगे कि बच्चा जो है ना वो एक चैप्टर पढ़ने के बाद आगे पढ़े ही ना। तो मतलब 50 पेजेस की या 60 पेजेस की, वैसे तो स्टैंडर्ड बुक जो है ना 49 पेजेस की होती है। तो 49 पेजेस 50 पेजेस की कोई अच्छी सी, मतलब जैसे हमारी हु मूव्ड माई चीज़ है, मैं अक्सर अपने बैचेस को देता हूँ हु मूव्ड माई चीज़, बहुत पंक्चुएशन के लिहाज से बहुत अच्छी किताब है। ठीक है। इसी तरह की और 2-3 किताबें जो है हम उसमें डालेंगे, और कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं उसके ऊपर। तो मेरा ये है कि 3 माह के बाद बच्चा जो है वो उसको रीडिंग की आदत पड़ जाए। बच्चों का जो है माजर सर, बच्चों का एक और मसला भी होता है, मतलब जब अक्सर स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं तो वो तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी, वो कहते हैं जी हम डिक्शनरी खोले बगैर न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी नहीं पढ़ पाते। तो इसमें कितनी उनको हेल्प हो जाएगी कि वो अपना इंडिविजुअली जो है सर इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो सबसे बड़ा रीडिंग में हर्डल जो होता है वो वोकैबुलरी होती है। ठीक है। मीनिंग नहीं आया तो छोड़ दिया, अब कौन डिक्शनरी खोले, कौन वर्ड को सर्च करे, फिर मीनिंग अंडरस्टैंड करे। हम इसमें जो वोकैबुलरी का जो हमारा पार्ट है, इसमें हम सिर्फ ये नहीं सिखाएंगे कि वर्ड को पढ़ना कैसे है, वर्ड को तोड़ना कैसे है, या उसको उसके मीनिंग कैसे गेस करने। बेसिकली हमारा कंटेक्चुअलाइजेशन का भी इसमें है कि हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है जो आपको डिक्शनरी आपसे दूर है, आप उसको कंटेक्चुअलाइज करके उसके मीनिंग गेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर जब वोकैबुलरी आप मतलब पहले 2 माह में अगर मैंने वोकैबुलरी तैयार करवा दी, मतलब 1500 से 2000 वर्ड्स एक बच्चे ने तैयार कर लिए, अगले महीने में उसके लिए रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। और स्टार्ट में मेरा प्लान भी यही है कि स्टार्ट में बच्चों को आसान चीज़ें दें पढ़ने के लिए। सही है। आखिरी महीने में जो है ना फिर थोड़ा सा टफ देंगे हम। गुड हो गया। अच्छा, आप सर इसमें डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें जब हम बैठे हुए थे कि हम कुछ बच्चों को सर्टन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जिस तरह इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो गया, उसकी एग्जैक्टिव समरी हो गई, यूनाइटेड नेशंस की फर्क या इन्वायरमेंट पे कोई रिपोर्ट है तो उसकी एग्जैक्टिव समरी दे दी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कोई एग्जैक्टिव समरी देगी। ये इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, और ये इस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे? बेसिकली सर 8 से 10 एरियाज़ हैं।
वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर यूएनओ को देखें तो वो टोटल 17 है नंबर है। ठीक है, मतलब दुनिया में जो हॉट टॉपिक्स हैं वो टोटल 17 है। गुड हो गया। ठीक है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है जी, इसमें एजुकेशन है, इसमें पॉवर्टी है, करप्शन है, इसमें जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। सही है। अब इकोनॉमी, हम अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, बजट की जो एग्जेक्टिव समरी होती है वो बच्चों को हेल्प आउट करती है। ठीक है। वाटर क्राइसिस की बात करते हैं, वर्ल्ड वाटर काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो बच्चों को हेल्प आउट करती है। कल्चर और सोसाइटी के ऊपर या सोशल वर्क के ऊपर या सोशल वेलफेयर के ऊपर या जिसको हम सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं, सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर आपको यूनेस्को से बहुत ज़बरदस्त डेटा मिल जाता है। इस तरह सर जो SDGs है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके जो इंडिकेटर्स हैं जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया और बाकी चाइल्ड अब्यूज़ के इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंडिकेटर्स हैं, करप्शन इंडेक्सेस हैं, परसेप्शन इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस हैं सारे। इन पे छोटी छोटी रिपोर्ट्स, मतलब इसमें मैंने कुछ ऐसा भी किया हुआ है कि मैं अब अगर 50 पेजेस की रिपोर्ट है तो मैंने उसको पढ़ के खुद से उसके पॉइंट्स बना के उनको देने। ठीक है। ये होती है फैक्ट बुक, कि आप अपनी साथ साथ फैक्ट बुक भी मेंटेन कर रहे होते हैं ताकि बस आपके पास जब लिखने लगे तो आपको अपनी जो आप स्टांस दे रहे हैं उसको सेकंड करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए बस एविडेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें जस्ट रीडिंग नहीं करवाएंगे, हम साथ में डाटा भी देंगे। अगर मैं किसी को पॉवर्टी के ऊपर लिखने के लिए कोई टॉपिक देता हूँ तो उसको पॉवर्टी की डेफिनेशन ही नहीं पता, उसको पॉवर्टी के इंडेक्सेस का ही नहीं पता, उसको पॉवर्टी के पैरामीटर्स, जो उसको मेजर करने के पैरामीटर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, या जो रैंकिंग है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान में उसकी परसेंटेज कितनी है या वर्ल्ड में कितनी परसेंटेज है, उसके मतलब ग्राउंड डाटा जो उसको हम बेसिक डाटा कहते हैं वो भी उसके पास नहीं है तो वो क्या लिखेगा। सही है। अल्टीमेटली उसका फेलियर जो है वो रिजल्ट होगा। तो इसमें हम सर ये करेंगे कि एक फैक्ट बुक भी साथ साथ बच्चों को तैयार करवाते जाएंगे। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। जी। अच्छा सर, इसमें ये तो एक कंप्लीट मेरे ख्याल में एक बड़ा बेहतरीन पैकेज बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा फियर होता है लैंग्वेज का। हमारे यहाँ CSS और PMS में मैं एक अक्सर वो मुहावरा बोला करता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश पास है तो आपका CSS पास है। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि बच्चों की लैंग्वेज पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती है। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग CSS और PMS तो उनको पता चलता है कि यार वो तो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप एटलीस्ट ये 3 महीने का कोर्स करने के बाद आपका एक तो कंटेंट जो है, जो बेसिक कंटेंट है, वो आप किसी से बात भी कर सकें डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर आप लोगों से बातचीत भी कर सकें। यार भाई बजट ये है, इतना बजट पेश हुआ है, इसका डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना है, उसके प्लस माइनस जो भी हैं, ठीक है। और साथ साथ आप उसको लिख भी सकें कि एटलीस्ट आप पैराग्राफ राइटिंग जो है उसकी आपकी वो वहाँ पे आपके पास स्किल डेवलप हो जाए। इसमें सर को फाइनल थॉट्स कोई आप चीज़ इसमें ऐड करना है? फाइनल थॉट्स ये सर, आज हम बहुत संजीदा बने हुए तो संजीदा वो बच्चे डर जाएंगे कि पता नहीं क्या करने लगे तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है। आज थोड़ा सा असल में हम बिल्कुल थके हुए एकेडमी की टाइमिंग ख़त्म हो रही है तो इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो सर इसमें एक ये बात भी है कि ये मीडियोकर और जो फाइनेंशियली अनस्टेबल स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब कुछ उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन पैकेज है क्योंकि पर मंथ इसकी फीस है वो आप पे कर सकते हैं, आप पर मंथ इसको पे कर सकते हैं। और अगर यकमुश्त जमा करवाते हैं तो फिर स्टडी रिवर आपको रियायत भी देगा, डिस्काउंट भी उस पर अवेलेबल है ऑब्वियसली, मतलब जो डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें आपको ये भी पता होगा, सारी बात है कि भैया आपको फील होगा कि हाँ जी इसमें मुझे को वाकई को एडवांटेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आज तक के लिए जनाब इतना ही, एक नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।